नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक की शुरुआत याद कीजिए, कल हमने जिक्र चंपारण सत्याग्रह से किया था। 100 बरस महात्मा गांधी के सत्याग्रह के हो चले थे और आज हमें लगता है एक तस्वीर दिखलाते हैं। 148 बरस पहले पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और ये तस्वीर आज की है। एक करोड़ 65 लाख से ज्यादा की रकम हवा में उड़ा दी गई। जी, ये लोक गायिका है फरीदा मीर और उस पर नोट हवा में उड़ाए जा रहे हैं और नोटों की तादाद स्क्रीन पर लिखी हुई है 1 करोड़ 65 लाख। और समाज सेवा की रईसी इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि सारा पैसा ट्रस्ट को जाएगा। लेकिन अंदाज आपके सामने है, हालात बदल गए हैं क्या? इन बदले हालातों के बीच हमको लगता है कि महात्मा गांधी से बात शुरुआत हुई है। तो पहली रिपोर्ट किसानों को लेकर और चंपारण के किसान को लेकर भी, जरा ये देख लीजिए। सड़क पर कतार में बैठकर सड़क पर ही पके हुए चावल को कतार के सामने बिखराकर, साथ में सांभर और सड़क पर ही खाना। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध का तरीका तमिलनाडु के किसानों का है, जो दिल्ली में यह सोचकर पहुंचे हैं अब तमिलनाडु तभी लौटेंगे जब जिंदा रहने के उपाय सरकार कर देगी। लेकिन बीते महीने भर का दर्द यही कि खुदकुशी कर चुके अपने साथी किसानों के नरमुंड के साथ विरोध से लेकर कल प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर नंग धड़ंग होकर विरोध और आज सड़क पर चावल डालकर अपनी बदतर हालत का खुला प्रदर्शन कृषि प्रधान देश में किसान ही कर रहे हैं। और संयोग देखिए, देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह बिहार के जिस मोतिहारी से चुनकर दिल्ली पहुंचे और किसानों के मंत्री बन गए, उसी मोतिहारी में कल 2 किसानों ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें एक किसान नरेश श्रीवास्तव की आज सुबह 4 बजे पटना के सरकारी अस्पताल में मौत हो गई, लेकिन कोई देखने तक नहीं पहुंचा। यहाँ पटना के पीएमसीएच अस्पताल में आज तड़के 4:30 बजे के आसपास में उनका देहावसान हो गया। दूसरे की हालत जो है वो गंभीर है और वो यहाँ पटना में पीएमसीएच में इलाजरत है। करोड़ों का सरकार की खर्चा हो रही है, लेकिन मजदूर किसान के लिए कोई सुनवाई नहीं है। सारे अधिकारी 100 साल सत्याग्रह में लगे हुए हैं, लेकिन मजदूर बढ़ रहा है, इसके लिए कोई सत्याग्रह नहीं। हम लोग के लिए कोई सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि शताब्दी बनाते रह रहे सरकार, उससे अच्छा कि हम लोग शताब्दी न देकर हम लोग आत्मदाह करके बढ़िए जाए। तो चंपारण सत्याग्रह के 100 बरस के जश्न के बीच कल चंपारण के मोतिहारी में ही 2 किसानों ने खुदकुशी का प्रयास किया था, जिसमें सूरज बैठा की जान तो बच गई, लेकिन नरेश श्रीवास्तव की जान बच नहीं पाई। परिवार वालों की माने तो बेहतर इलाज के अभाव में नरेश की मौत हो गई और देश में खुदकुशी करने वाले किसानों की फेहरिस्त में एक और किसान का नाम जुड़ गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मोतिहारी के इस किसान ने खुदकुशी की कोशिश उस दिन की जिस दिन उसी मोतिहारी जहां पर 100 साल पहले महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ देश में किसानों की खुदकुशी में एक और नाम मोतिहारी के नरेश का भी जुड़ गया। यानी बीते 10 बरस के दौर में जब एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश में हर दूसरे घंटे एक किसान खुदकुशी कर रहा है और आंकड़ों के लिहाज से बीते 10 बरस में 1,35,000 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं, तो फिर किसान की बेबसी और विरोध के बीच अब महाराष्ट्र में किसानों का गुस्सा भी महात्मा फूले की जयंती के दिन पीढ़ियों से देश का पेट भरते आए किसान का ही पेट आज खाली है और असमानता के हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि किसान भूखा है और खाते पीते इंडिया में खाना बर्बाद करने से किसी को परहेज नहीं है। किसान का जिक्र होता है तो देश की त्रासदी का सच शायद आईने की तरह बहुत साफ होकर सामने आ जाता है। चलिए एक पर्दा आज और उठाते हैं। जिस देश में किसान पीढ़ियों से देश को खिलाते आया, उस देश में किसान के पास खाने के लिए नहीं, लेकिन देश का आलम यह है कि देश के भीतर एक रईस देश है और वो देश हर दिन 137 करोड़ रुपए का खाना खाता नहीं है, फेंक देता है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए।
तो सड़क पर खाना खाते इन किसानों की तस्वीर के साथ जरा स्क्रीन पर रेखते इन आंकड़ों पर भी गौर कर लीजिए। ये आंकड़े हर बरस बर्बाद होने वाले भोजन के हैं। जी, देश में हर बरस 670 लाख टन खाना बर्बाद कर दिया जाता है और उसकी कीमत होती है 92,651 करोड़ रुपए। यानी जिस देश में करोड़ों लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिलती, वहां पौष्टिक भोजन तो दूर की बात है, क्योंकि आंकड़े कहते हैं देश में रोजाना 6,000 बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। देश में करीब 19 करोड़ लोग एक वक्त भूखे सोते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ एक तरफ खाना ना मिलने और खाना बर्बाद होने तक का नहीं है। सवाल तो यह है, क्या वाकई सरकार के पास कोई विजन है जिससे देश में अनाज बर्बाद ना हो? हालांकि पहली बार केंद्रीय मंत्री हरकत में आए हैं। लेकिन एक पोर्शन में 5 पोर्शन दे देना ये उचित नहीं है। ये खाना की बर्बादी है और प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में भी ये बात कही है। डिपार्टमेंट को हमने कहा है कि इसको देखो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकता है, ये इंडस्ट्री से बात करके हो सकता है, कैसे क्या हो सकता है, लेकिन इस पर कदम उठाएंगे। तो देश में खाने की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार हरकत में आ रही है और माना जा रहा है कि खाद्य व आपूर्ति मंत्रालय होटल रेस्तरां में खाने की बर्बादी रोकने के लिए नियम कायदे बनाने की दिशा में काम करेगा। लेकिन सवाल तो यह भी है, एक तरफ सरकार खाने को बर्बाद होने से रोकने के लिए अब नियम बनाने को तैयार हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अनाज के भंडारण वितरण को लेकर जो समस्याएं बीते कई वर्षों से जारी है, उन्हें किसी नियम कायदे या सिस्टम के तहत दुरुस्त नहीं किया जा सका, तो फिर खाने की बर्बादी पर रोक लगेगी कैसे? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश में 50,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न हर बरस सिर्फ भंडारण के अभाव में नष्ट हो जाता है। भारत में हर साल करीब 23 करोड़ टन दाल, 12 करोड़ टन फल, 21 करोड़ टन सब्जियां खराब हो जाती है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ ही रहा है। यानी मुश्किल 3 है, असमानता में किसी के लिए अनाज न्यूनतम जरूरत, किसी के लिए जरूरत भी नहीं। अनाज भंडारण की समूची व्यवस्था देश में नहीं है। सबसे ज्यादा किसानी वाले देश में किसान ही सबसे बदहाल है। तो ऐसे में देश के भीतर बनते 2 देश में कौन से नियम कैसे काम करेंगे? क्योंकि एक तरफ बेंगलोर की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की स्टडी कहती है सिर्फ बेंगलुरु में शादियों में तकरीबन 950 टन खाद्य पदार्थ बर्बाद होता है और इस बर्बाद खाने से 2 करोड़ 60 लाख लोगों का पेट भरा जा सकता है। लेकिन खाने की बर्बादी सिर्फ शादी में नहीं होती, बल्कि बीते बरस सिंहस्थ कुंभ के दौरान उज्जैन में हर दिन भंडारों और होटलों से बचा तकरीबन 350 टन खाना कचरे की तरह ट्रेजिंग ग्राउंड पर फेंक दिया गया। तो खाने की बर्बादी को लेकर भारत का सच है कितना त्रासदीदायक, यह इससे भी समझा जा सकता है कि एक तरफ कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि ब्रिटेन के सालाना अनाज उत्पादन के बराबर हम हर बरस अनाज बर्बाद कर देते हैं, और दूसरी तरफ आज ही हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर पदम सिंह कुलस्ते ने संसद में जानकारी दी कि देश में 94,40,000 बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार हैं। तो कल्पना कीजिए, जिस देश में दिल्ली के जंतर मंतर पर सड़क पर बैठकर तमिलनाडु के किसानों को 40,000 करोड़ के कर्ज में राहत जिंदगी दे सकती है और वो सरकार के पास रकम है नहीं, वहीं हर बरस 92,000 करोड़ से ज्यादा का खाना और 50,000 करोड़ का अनाज खुले आसमान तले बर्बाद हो जाता है। स्थिति अजीबोगरीब लग सकती है। लाखों करोड़ का खाना बर्बाद, अनाज बर्बाद और इन सब के बीच किसान के लिए राहत नहीं। लेकिन राहत का सवाल क्या कानून व्यवस्था से भी जोड़ा जा सकता है? यकीनन। यूपी का जिक्र होगा तो फिर बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे। सरकार सक्रिय है, लेकिन एक खबर ऐसी आई जो अंदर से हिला गई। मजदूरी करने से इनकार तो हत्या कर दिया गया। नाम घस्सू, उम्र 46 बरस, पेशा किसानी मजदूरी, कसूर मजदूरी करने से इनकार, सजा मौत। कुछ अपने मुंह की खाते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ तो शाहजहांपुर के रोजा इलाके के इटरिया गांव में किसान घुस्सू के घर मातम पसरा है। और घुस्सू का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गांव के दबंगों इब्रार, सरदार और मांटा का आदेश नहीं माना। दबंग चाहते थे घस्सू उनके खेत में मजदूरी करे, लेकिन घस्सू ने इनकार कर दिया। तो पहले तो दबंगों ने बेटे तशरीफ की पिटाई कर दी और जब घस्सू ने बीच बचाव की कोशिश की तो ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर हत्या कर दी।
वो आए जबरदस्ती बोले कि गेहूँ काटो, चल के हम लोगों ने कहा नहीं काटेंगे। वो वहाँ पहले हम लोगों को मारा, फिर हम लोग गांव में शिकायत करके लेने आए, शिकायत देने, फिर वो लोग, मैं उसके मोहरा पर से निकला, उसने मेरे लाठी मार दी। फिर उसने पिताजी के मेरे दौरे, उन्होंने मुझे बचाने के लिए उनके चाकू मार दिया, उनका मर्डर हो गया। हम लोगों को परिवार नहीं है, अपने 2-2-3 बच्चे हैं, तभी को सुनना नहीं है। बुझ तनी को अपने घर से चढ़े बड़े हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं। गस्सू के घर अब पुलिस तैनात है, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जब घर वाले उलाहना लेकर के उनके सरदार खां के घर गए तो वहाँ पर दरवाजा खोलते ही उसने इसके तस्लीम के पिता को, गस्सू नाम होगा, उनको पेट में चाकू मार दिया, जो गंभीर हालत में अस्पताल लाए गए, वहाँ पर उनकी डेथ। तो सवाल यूपी की कानून व्यवस्था का भी है, क्योंकि सूबे के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि दबंगई राज्य में किसी की न चले। लेकिन दबंगई का आलम अगर यह है कि मजदूरी से इनकार किया और हत्या कर दे, तो फिर सरकार के दावे का इम्तिहान शाहजहांपुर की पुलिस को देना होगा। एक गरीब के हत्यारों को वो कब तक गिरफ्तार करती है। हम लोग गरीब आदमी हैं। विनय पांडे, शाहजहांपुर, आज तक। हम लोग गरीब आदमी हैं और साथ ही मिलती है मौत। कोई भाषण में कितना भी किसी रूप में कहे, लेकिन सच इन रिपोर्टों में ही छिपा है। चलिए इनसे आगे निकलते हैं और जरा आज भारत में पहली बार संसद से सड़क तक सीधे पाकिस्तान में जो कुलभूषण जाधव को लेकर हरकत की गई है, उसके खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। रिपोर्ट देखिए। किसी भी धमकी का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम और तैयार है। Pakistan armed forces are fully capable and prepared to respond to any spectrum of threat. तो क्या कुलभूषण जाधव को लेकर हालात युद्ध सरीखे हो रहे हैं, या फिर पाकिस्तान ने जिस तरह कुलभूषण जाधव को जासूस बताकर कोर्ट मार्शल कर मौत की सजा दी है, उसमें अब खुद पाकिस्तान ही फंस गया है? क्योंकि जाधव जासूस है तो कोर्ट मार्शल नहीं चल सकता, और अगर जाधव आतंकवादी है तो आतंक के सबूत पाकिस्तान के पास है नहीं। यानी जिस पासपोर्ट और कबूलनामे को पाकिस्तान ने कुलभूषण को सजा दी, वो हमारे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग होंगे, उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री सहितर नवाज शरीफ का जो बयान पाकिस्तान ने जारी किया, उसने साफ संकेत दे दिए कि कुलभूषण जाधव के जरिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सौदेबाजी करने की बिसात बिछा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ का रुख युद्ध के संकेत देता है। नवाज शरीफ ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी का कंसेप्ट एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति में है। जंग को लेकर अब हम दूर की बात कहकर नहीं टाल सकते। तो क्या जाधव के जरिए पाकिस्तान ने अपने लिए बिसात बिछाई है, जिससे दुनिया की नजर पाकिस्तान पर टिक जाए? क्योंकि आतंक को पनाह देने के आरोप पाकिस्तान पर लगातार लग रहे हैं और दुनिया में मुख्यधारा की डिप्लोमेसी में पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। लेकिन सवाल है कि जाधव को लेकर भारत के लिए आगे का रास्ता है कौन सा? एक के बाद एक कई तस्वीर आज देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आई जब विरोध पाकिस्तान का हो रहा था, लेकिन एक तस्वीर दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की भी नजर आई। जरा देखिए स्थिति क्या है। कुलभूषण जाधव को लेकर देश उबल रहा है। पाकिस्तान की नापाक चाल एक निर्दोष हिंदुस्तानी की जान लेने पर आमदा है, तो सड़क से संसद तक गुस्से में है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मंशा भी। दिल्ली में जब मीडिया से सामना हुआ तो पाकिस्तान के उच्चायुक्त भी खामोश रहे और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी भी खामोश रहे। लेकिन दूसरी तरफ जनता का प्रदर्शन शहर दर शहर हो रहा है। तो जाहिर है इस तरीके की स्थितियां देश के भीतर है। गुस्सा पाकिस्तान को लेकर है, सरकार आउट ऑफ द वे का जिक्र कर रही है, इंतजार हर किसी को है आउट ऑफ द वे होगा क्या। लेकिन इसके बाद एक तस्वीर पंजाब यूनिवर्सिटी की। फीस ऐसी बढ़ी कि छात्रों का आक्रोश उबाल पर आ गया और उसके बाद स्थिति क्या थी, यूनिवर्सिटी के परिसर में घमासान। ये विरोध पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों का है और वजह फीस बढ़ोतरी।
और बीते 10 दिनों से छात्र यूनिवर्सिटी प्रशासन से बड़ी फीस वापस लेने की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय अपने फैसले पर अड़ा है। नतीजा ये टकराव। हमने उन्हें इतनी बार बोला सर हम नहीं बेयर कर सकते इतना फी एक्सपेंडिचर, प्लीज आप इसको वापस रोल बैक कीजिए, बट वो कोई आंसर नहीं करते, सिर्फ चुपचाप बैठ के चले जाते हैं। इस करके हम तो सर को बोलते हैं, वीसी सर को भी बोल रहा है कि एक बार बातचीत करें, वो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। आगे से लाठीचार्ज के ऑर्डर कर दिए गए हैं। और इस चीज़ के मद्देनजर रखते हुए हम ध्यान रखते हैं कि भी स्टूडेंट्स के ऊपर कोई इस तरह का फोर्स ना यूज़ की जाए, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं बचता है। अगर वही अटैक करने पे आते हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं, लॉ को अपने हाथ में लेते हैं, तो ये दुखद घटना है। दरअसल 2 अप्रैल को पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट की बैठक में 5 से 11 गुना फीस बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई और नए सत्र से ही बड़ी फीस लागू हो गई। लिहाजा छात्र परेशान है और भड़के हुए भी। यूं पंजाब यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर फीस बढ़ोतरी हुई है। आलम यह है कि पारंपरिक बीए कोर्स की फीस अभी तक 2,500 रुपए थी, जो बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। प्रोफेशनल कोर्स बीई की फीस 7,200 रुपए से बढ़ाकर 90,000 रुपए कर दी गई है। सीधे कहें तो पारंपरिक कोर्सों की फीस तकरीबन 5 गुना तो प्रोफेशनल कोर्स की फीस करीब 10 से 12 गुना तक बढ़ाई गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पिछले 10 दिनों से लगातार तनाव बना हुआ है और इसकी असल वजह है फीस में बढ़ोतरी। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से किसी ने अभी बात नहीं की है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जल्द बीच का रास्ता नहीं निकला तो ये तनाव आगे भी बढ़ सकता है।